नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि लोकतंत्र शासन की सबसे अच्छी व्यवस्था है। ये आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा और विशेष तौर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने अच्छे से देखा होगा। कई सारी शासन व्यवस्थाओं से तुलना भी आप लोगों ने अगर की है तो कि लोकतंत्र शासन की सबसे उत्तम व्यवस्था है। लेकिन वहीं अगर अपन बात करें तो दूसरी तरफ कि लोकतंत्र शासन की सबसे किफ़ायती व्यवस्था नहीं है। किफ़ायती का मतलब होता है कि सस्ती व्यवस्था नहीं है। शासन की सभी पद्धतियों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे महंगी अगर कोई पद्धति है तो वो लोकतंत्र है। सबसे अपन कह सकते हैं कि जिसमें चुनावी व्यय अच्छा। दूसरी बात यह है कि अगर यही लोकतंत्र में कुछ व्यवस्थाओं को अगर सुधार दिया जाए तो हम इसको किफ़ायती बना सकते हैं। सबसे बड़ा विषय ये है कि लोकतंत्र को कैसे किफ़ायती बनाया जाए, और इसी बहस में भारत में आप समझिए कि कम से कम 3 दशकों से ये बहस का एक विषय था। 1983 में जब निर्वाचन आयोग ने इस प्रकार की बात पहली बार कही कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, तो उसके बाद से ये बहस चली ही आ रही है। विभिन्न प्रधानमंत्रियों ने विभिन्न समय समय में ये बात कही कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। हालांकि कुछ सालों से बात करें, पिछले 10 वर्ष से 2014 के बाद में जब से एनडीए की सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उसके बाद से ये बात बहुत कंटिन्यू प्रधानमंत्री के द्वारा भी कई मंचों पर ये बात कही गई कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेंगे हम लोग। पिछले इलेक्शन में अगर हम 2024 में देखें तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये शामिल था, और कुछ समय पहले एक समिति का गठन किया गया था कि इसको किस प्रकार से लागू किया जाए, और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी। और अभी आप लोग न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे कि संसद में एक संविधान संशोधन अधिनियम लाया जा रहा है, और जिसके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाएगा। न्यूज़पेपर में आप लोगों ने हालांकि बेसिकली पढ़ाई होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। हम लोग आज इसके सभी एस्पेक्ट्स पर बात करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, क्या ये भारत में पहले लागू था या पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसको लागू करने के लिए क्या संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे, कौन कौन से आर्टिकल में संशोधन होंगे, और इसके बाद में हम बात करेंगे कि इसके क्या सकारात्मक पॉइंट है, और अंत में हम बात करेंगे कि इसकी चुनौतियाँ क्या हो सकती हैं, कौन सी चुनौतियाँ इसके सामने से आ सकती हैं, जिसमें सरकार इसको किस प्रकार से इसे लागू करे। तो लगभग इसके माध्यम से हम जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, हमारा फोकस कोई न्यूज़ देना नहीं है। आप लोग समझें कि न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल वाले जितने भी हैं उनका मकसद होता है कि लोगों तक कैसे न्यूज़ फैलाई जाए और कैसे किस प्रकार से लोगों को जोड़ा जाए उस न्यूज़ से। लेकिन हमारा जो भी कंटेंट है उसका संबंध प्रतिस्पर्धी जो कंपटीशन एग्जाम है उसकी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के इर्द गिर्द है। तो मैं चाहूँगा कि इसको इस प्रकार से अपन लोग इस प्रकार से इसको देखें विभिन्न एस्पेक्ट्स में, कि आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से जो सवाल आए तो लगभग अपने इस एक सेशन के अंदर आ जाए। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इस पर कि ये क्या है। हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन की पद्धति क्या है। सबसे पहले देखो, पहली बात यह है कि जैसा कि नाम है वन नेशन वन इलेक्शन, नाम से ही लगभग हम लोग समझ जाते हैं कि एक राष्ट्र में एक चुनाव। भारत में पहली बार स्वतंत्रता के पश्चात जो 1952 में पहली बार इलेक्शन होते हैं, आप लोग ध्यान में रखें कि पहली बार जो चुनाव हुए 1952 में के चुनाव से 4 कंटिन्यू जो चुनाव हुए 1967 तक,
एक राष्ट्र एक चुनाव की पद्धति पे थी। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली आधारित थे। तो फिर क्या हो गया कि देखो इसमें जो है अपन चुनाव की शब्द का जो प्रयोग करते हैं उस चुनाव में विशेष तौर पे जिन चुनावों से संबंध है, इसमें एक तो लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं हम लोग, मुख्यतः लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। बाकी राज्यसभा के चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में आयोजित होते हैं। विधान परिषद ज्यादा है ही नहीं, उनकी कोई समस्या ज्यादा है नहीं। इन दोनों की इसलिए बात कर रहे हैं कि ये प्रत्यक्ष तौर पे चुनाव दोनों के होते हैं। तीसरा अगर इसमें एक और जोड़ दिया जाए तो हम स्थानीय स्वशासन को जोड़ सकते हैं। स्थानीय स्वशासन का मतलब पंचायती राज भी हो गया और शहरी जो स्वशासन होता है वो दोनों। हालांकि बहस का मुद्दा दो लोकसभा विधानसभा का है, लेकिन अभी मूल संविधान से बात करें तो, लेकिन बाद में पंचायती राज स्थानीय स्वशासन को जोड़ दिया गया, तो हम उसको भी लेकर साथ में देखेंगे कि इसके चुनाव को लेकर भी इसमें क्या प्रावधान है। तो 1952 से लेके आप लोग देखेंगे 1967 तक 4 चुनाव, आम चुनाव, लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के विभिन्न राज्यों में जो चुनाव है एक साथ संपन्न हुए। समस्या कब आई? जब विधानसभाओं का समय से पहले विघटन होने लगा, मध्यावधि चुनाव करवाए जाने लगी। विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन के कारण भी वहां की विधानसभाएं विघटित हो गई, या फिर कोई दल बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया, तो ऐसे समय में भी हो गई। क्योंकि 1967 तक आप लोग देखेंगे तो देश के अंदर एक ही पार्टी का प्रभुत्व रहा, हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का प्रभुत्व था। तो कांग्रेस के प्रभुत्व में ज्यादा समस्या आई नहीं, क्योंकि केंद्र में और राज्यों के अंदर सरकारें एक ही पार्टी की थी। जैसे ही कुछ क्षेत्रीय पार्टियां आई, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें बनने लगी, तब ये समस्या थोड़ी आ गई ज्यादा कि मध्यावधि चुनाव ज्यादा होने लगे, और फिर यहीं से ये सीक्वेंस जो है टूटना शुरू होता है। आने वाले समय में हम लोग देखते हैं कि लोकसभा का भी विघटन होने लगा। अगर हम इससे पहले बात करें तो 1967 के बाद में 1971 में चुनाव होते हैं, जो 1 साल पहले हो जाते हैं। उसके बाद इमरजेंसी लगती है 1977 के चुनाव के बाद में, फिर 3 साल बाद चुनाव होते हैं। तो ये यहाँ से सारा सीक्वेंस 1 नेशन 1 इलेक्शन का टूट जाता है। यहाँ पे लगभग सारे अलग हो जाते हैं। अब वापिस जो मांग है वो यही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के अंदर, मैंने कहा कि लोकसभा, इसका मतलब ये है कि लोकसभा व विधानसभा के चुनाव साथ करवाए जाए। विधानसभा चुनाव साथ करवाई जाए। अगर एक ही समय में अगर वोटिंग हो, जैसे कि आप लोग साधारण शब्दों में ये समझें कि अगर कोई व्यक्ति बूथ पर अगर जाता है और फिर उससे एक ही, मतलब आप समझिए कि एक ही स्थान पर 2 कंपार्टमेंट के पीछे एक दिन में जाके अगर वोटिंग करना हो, एक तो आपने एक अभी वोट किया, 2 महीने बाद फिर वोट आ गई, और फिर उस व्यक्ति को बूथ तक ले जाया जाए कैसे ही जागरूकता के माध्यम से। नहीं तो ये हो कि अगर एक ही समय में, माना कि स्थानीय स्वशासन भी साथ में हो जाए, हालांकि ये तीनों साथ नहीं हो तो 2 तो साथ हो जाए, तो एक दिन में एक ही व्यक्ति, मैंने कहा कि 2 कंपार्टमेंट के पीछे जाकर एक दिन में वोट करता हो, तो ये मतदाता के लिए बड़ी सुलभ की बात होती है वैसे देखा जाए तो। यही आप इसका अर्थ समझे कि एक ही समय में अपन बात करें कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ करवाए जाए, तो ये 1 नेशन हो गया 1 इलेक्शन हो गया। विधानसभा का मतलब हो गया कि सभी राज्य, इसमें सभी राज्यों की विधानसभा, सभी राज्यों की विधानसभा आएगी। लोकसभा का मतलब एक ही होता है, देश में लोकसभा का एक ही सदन है। तो ये अगर दोनों इलेक्शन एक डे में हो जाए, हालांकि इसके चरण अलग हो सकते हैं, चरणों में कोई दिक्कत नहीं है कि पूरे देश में एक दिन करवाने जरूरी नहीं है, जैसे जिस क्षेत्र में हो उस दिन एक होने चाहिए। ऐसा इसका मतलब ये नहीं समझा जाए कि पूरे देश में एक ही दिन मतदान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो अभी हम 7 चरणों में करते हैं तो 7 चरण हो सकते हैं, हमें लगे कि 7 चरण में पॉसिबल नहीं है तो 10 चरण में करवा दिए जाए, तो उससे कोई ज्यादा फर्क
नहीं पड़ता है, लेकिन समय एक ही होगा। विधानसभा की, लोकसभा की अवधि आरंभ होने की तारीख एक ही होगी। उसको लेके हम बात करेंगे अभी कि वो अवधि कैसे डिसाइड की जाएगी। तो आप लोग ये समझे कि सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ क्या होता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि इसको लागू करने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए। तो सरकार ने क्या प्रयास किया है, सबसे पहले हम बात करेंगे एक समिति का। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कुछ समय पहले 2 सितंबर 2023 को एक समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता रामनाथ कोविंद के द्वारा की गई। और इस समिति के अंदर सदस्यों में भी आप लोग ध्यान में रखें कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह, विपक्ष के गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप संविधान के विशेषज्ञ, हरीश साल्वे, संजय कोठारी, अर्जुन राम मेघवाल जो विधि मंत्री, ये सारे सदस्य थे और इसकी अध्यक्षता भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे थे। ये समिति ने सूक्ष्मता से अपना अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात में 14 मार्च 2024 को यह रिपोर्ट सौंप दी। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इस समिति को आप लोग अच्छे देखें, इसकी अध्यक्षता और इसके अंदर जो सदस्य थे इत्यादि अच्छे से ध्यान में रखें। इसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं कि इससे पूर्व इस समिति की सिफारिश तो थी, इससे पूर्व अगर हम लोग बात करें कि निर्वाचन आयोग भी इस बात की सिफारिश पहले कर चुका है। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन आयोग ने पहली बार 1983 में यह सिफारिश की, याद रखें इस तारीख को। निर्वाचन आयोग द्वारा 1983 में सिफारिश की थी इसकी पहली बार। ये सन पूछा जा सकता है। अभी वर्तमान में मैंने कहा कि समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट देने के बाद में इसको लागू करने की मांग जो है बहुत बड़े स्तर पे आरंभ हो गई। तो हम लोग बात करेंगे कि इस समिति की सिफारिश के पश्चात में सरकार इसे किस प्रकार से लागू करने की सोच रही है। तो देखिए कि वन नेशन वन इलेक्शन जो 1967 में ये सीक्वेंस बदल गया और आने वाले समय में ये बहुत ज्यादा बदल गया होगा। आप लोग एहसास करते होंगे कि अभी वर्तमान समय में भारत में साल भर आप देखेंगे किसी न किसी राज्य में किसी न किसी प्रकार के इलेक्शन होते ही रहते हैं। शायद मेरे हिसाब से ये अपने एक त्योहारों की तरह हो गया। जैसे महीने में हर दूसरे महीने में एक बड़ा त्योहार जैसे आता है हमारी संस्कृति में, वैसे ही लोकतंत्र एक त्योहार के रूप में हो गया। हालांकि त्योहारों का आना अपने को ठीक लगता है, त्योहार आने से जीवन में उमंग बनी रहती है, अलग अलग प्रकार के जब त्योहार आते हैं तो। लेकिन इस अपन इलेक्शन के त्योहार का फेस अगर अपन बार बार करते हैं तो ये हमारे लिए एक समस्या का कारण भी बन जाता है। ये त्योहार एक दिन के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही साल भर ये त्योहार अगर चलता ही जाए तो इससे कई प्रकार की समस्याएं भी होती हैं, जो आम जन से लेकर, मैंने कहा कि आम जन तो उससे पीड़ित होते ही हैं, लेकिन हमारी मशीनरी भी उससे मतलब इंगेज रहती है। बहुत सारे ऐसे नुकसान होते हैं। आने वाले अपन इसी सेशन में कुछ समय बाद इसकी भी बात करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को कैसे लागू किया जाएगा, लागू कैसे किया जाएगा। इसमें ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, ये बड़ा एक विषय है। वर्तमान में आप लोग देखेंगे कि कई राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव 2026 में होने हैं, किसी के 27 में होने हैं, किसी के 28 में होने हैं और किसी के 29 में भी होने हैं और कोई अभी 25 में भी होने वाले चुनाव है। और अपन देखते हैं कि लोकसभा के चुनाव 2024 के बाद 2029 में हो रहे हैं। तो ऐसे समय में जिन विधानसभाओं का कार्यकाल कुछ कम है या कुछ ज्यादा है, उनको सभी को संतुलित करके किस प्रकार से किया जाएगा, क्या इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है, अगर संशोधन किया जाए तो राज्यों से भी इसका अनुमोदन करवाना आवश्यक है नहीं है, इसको लेकर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए
कि मुख्य जो समिति ने अपनी सिफारिश की उसमें ये बताया कि लोकसभा के चुनाव जो होंगे, लोकसभा चुनाव, उसी के साथ लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव करवाई जाए। एक तो ये बात, करवाई जाए तथा इसके 100 दिन में, इसके पश्चात 100 दिन के अंदर पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन के चुनाव करवाए, के अंदर स्थानीय चुनाव करवाई जाए। तो ये बात हो गई। हालांकि पंचायती राज और स्थानीय शहरी चुनाव के लिए इसने ऐसा नहीं कहा है कि सेम डे करवाए, ये कहते हैं कि 100 दिन के अंदर जैसे ही सुविधाजनक हो उसके हिसाब से इन चुनावों का संपन्न करवाया जा सकता है। अब जरूरत होती है कि विधानसभा के चुनाव की अगर अपन बात करें, विधानसभा की अवधि, लोकसभा की अवधि, तो ये एक जैसे हम लोग देखते हैं कि इनकी अवधि संविधान में है, उल्लिखित है। तो संविधान के आर्टिकल के अंदर इसमें संशोधन करना आवश्यक है। जब तक संविधान में संशोधन नहीं करेंगे तब तक हम इसको लागू नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कौन से वो आर्टिकल हैं जिसमें हमें संशोधन करने की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आप देखिए कि अभी हाल ही में संसद की जो अपनी प्रक्रिया है, कार्य प्रक्रिया जो होती है, उसके अंदर इस बात को लेके आ गए हैं कि इस संशोधन अधिनियम को आगामी 1-2 दिन के अंदर लोकसभा के अंदर पेश किया जाएगा। और जैसे ही ये लोकसभा में पेश करेंगे तो लोकसभा में पेश करेंगे विधि मंत्री जो हमारे कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। तो हम लोग बात करते हैं कि इसको कैसे किया जाएगा। इसके लिए एक संविधान संशोधन लेके आ रहे हैं। इस हेतु 129वां, ये देखो ये सीक्वेंस नंबर 129वां है, संविधान संशोधन अधिनियम पेश किया जाएगा। तो ये अधिनियम पेश करेंगे। इसमें पहले तो 129वां संविधान संशोधन जो लाया गया जाएगा उसके माध्यम से संविधान के कुछ आर्टिकल में संशोधन करना होगा। आप लोग सोचिए कि अनुच्छेद 83, 83 व अनुच्छेद 85 ये लोकसभा के लिए है। अभी हम इन आर्टिकल को थोड़ा खोल के भी बात करेंगे। इसके बाद में अगर अनुच्छेद बात करें तो 172 आर्टिकल व आर्टिकल 174, एक अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 325, एक आर्टिकल 324 ए जोड़ा जाएगा, अनुच्छेद 324 ए। तो हम लोग देख रहे हैं कि कुल 5 आर्टिकल में इसमें संशोधन करने की बात है, एक आर्टिकल 324 ए जोड़ने की बात कही गई है। हम देखते हैं कि इन आर्टिकल में क्या है जो संशोधन हो रहा है। तो आप लोग देखिए कि जैसे हम लोग बात करें कि अनुच्छेद, एक तो आर्टिकल 83, अनुच्छेद 83 बात करता है संसद की अवधि की और विशेष तौर पे लोकसभा अवधि। और इसमें लोकसभा की अगर अवधि की बात करें तो प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष है, प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक। लेकिन इसे संशोधित करना होगा हमें, क्योंकि अब माना कि जैसे 2024 में हमारी लोकसभा गठित हो जाती है, गठित हो गई, 29 तक के लिए गठित हो गई। तो 29 से पहले माना कि लोकसभा का विघटन हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे कि बीच में जो विधानसभा विघटित होगी वो 2029 तक काम करेगी, क्योंकि 29 में तो विधानसभा की चुनाव होनी है। अब ऐसा तो इसमें कर नहीं सकते कि लोकसभा विघटित हो गई, सभी राज्यों की विधानसभा को विघटन कर दे।
तो राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाएगी। तो अब इसमें संशोधन करना होगा कि यदि इसमें संशोधन ये करेंगे, देखो संशोधन भी मैं बता देता हूं आप लोगों को कि समय पूर्व अगर इसका विघटन हो जाए, लोकसभा का समय पूर्व विघटन होने पर नवगठित, अब ये नवगठित जो लोकसभा होगी शेष अवधि तक काम करेगी, शेष अवधि तक काम करेगी। अब जैसा कि पंचायती राज स्थानीय स्वशासन के निकायों में है, इसी प्रकार का प्रावधान है कि अगर बीच में कोई पंचायती राज की संस्था के चुनाव होते हैं तो वो शेष अवधि के लिए ही चुनी जाती है। जैसे माना कि छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं कि अगर सरपंच का पद पर रहते हुए निधन हो जाए तो जो बीच में ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे वो 5 वर्ष के लिए नहीं होगी, वो शेष अवधि के लिए ही कार्य करेगा। जैसे ही वापस दोबारा साथ में सारे चुनाव होंगे तो उसके अंदर उस ग्राम पंचायत के भी चुनाव होंगे। अब वैसा का वैसा लोकसभा के अंदर होगा। आर्टिकल 83 हो गया। आर्टिकल 85 की बात करें, अनुच्छेद 85 जो बात करता है लोकसभा विघटन की लेकर, ये बात करता है लोकसभा विघटन। अब लोकसभा के विघटन को लेकर अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 85 में जो प्रावधान है इसे संशोधित किया जाएगा, क्योंकि लोकसभा का विघटन ये वैसे 5 वर्ष की अवधि रखा गया है, लेकिन अगर माना कि इसमें बीच में अगर कभी ऐसी आवश्यकता हो तो लोकसभा के विघटन को लेकर भी इसमें बात रखी गई है कि ये 2029 तक, जैसे हम बात कर रहे हैं कि अभी लोग 2024 की जो 2024 की लोकसभा 2029 में विघटित होगी। माना कि ऐसा हो जाए कि ये विघटित बीच में हो जाए और 2027 में चुनाव हो तो ये 5 वर्ष तक काम नहीं करेगी, फिर इसका 2 वर्ष बाद विघटन होगा। नहीं तो अभी वर्तमान में ऐसा है कि लोकसभा का विघटन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब 27 में माना कि मध्यावधि चुनाव से अगर कोई लोकसभा गठित हुई है तो वो 5 वर्ष काम नहीं करेगी। मध्यावधि चुनाव में जो लोकसभा गठित हुई है वो शेष अवधि के लिए काम करेगी और शेष अवधि के पश्चात उसका विघटन किया जाएगा। अभी तो ऐसे है कि 5 वर्ष के लिए होती है, 5 वर्ष के बाद विघटन होता है। तो इस बात को आपको अच्छे से समझना है। तो आप लोग ध्यान में रखें कि लोकसभा का विघटन 85। अब सेम प्रावधान 2 विधानसभा के लिए है। तो यही आर्टिकल की अगर बात की जाए तो आप लोग ध्यान में रखें कि अनुच्छेद 172 ये विधानमंडल अवधि की बात करता है। विधानमंडल अवधि, इसमें अगर हम लोग बात करें तो संसद की अवधि है वैसे, और हम तो केवल लोकसभा की बात कर रहे हैं, वैसे इसमें राज्यसभा की दोनों की अवधि है। संशोधित किया जाएगा लोकसभा की अवधि को। विधानमंडल की अवधि की को लेकर बात करें तो ये सेम विधानसभा को बदला जाएगा। विधानसभा का समय पूर्व विघटन होने पर नवगठित विधानसभा शेष समय के लिए काम करेगी। विधानसभा शेष समय हेतु कार्य करेगी। तो ये एक बात आप लोग नोटिस कर लें। जो लोकसभा में बदलाव किए जाएंगे वही बदलाव सेम किस में किए जाएंगे, इसी में। और एक और आर्टिकल जो 17 और विधानसभा विघटन की बात करता है, ये इसमें भी यही है कि राज्यपाल जो विघटन करेगा वो अभी तो ऐसा है कि 5 वर्ष के पश्चात विघटन करता है, लेकिन अब इससे पहले भी कर सकता है कि मध्यावधि से चुनाव से अगर कोई विधानसभा गठित हो जाए तो समय पूर्व विघटन किया जा सकता है। समय पूर्व विघटन। मध्यावधि चुनाव कई राज्यों के अंदर हो रहे हैं, ऐसे में जो भी विधानसभा गठित होगी, नवगठित विधानसभा शेष समय के लिए कार्य करेगी और उस समय इसका विघटन कर सकती है। इसके बाद में आप लोगों को एक विशेष आर्टिकल और जोड़ा जाएगा, क्या संशोधित किया जाएगा अनुच्छेद 325 में।
आर्टिकल 325 मतदाता सूची की बात करता है। अब एकल मतदाता सूची बनाई जाएगी। एकल मतदाता सूची का मतलब यह है कि लोकसभा चुनाव की, विधानसभा चुनाव की, पंचायती राज स्थानीय निकायों चुनाव की अब एक ही मतदाता सूची तैयार की जाएगी। अलग अलग मतदाता सूचियां बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने लोकसभा में चुनाव में भाग लिया है तो स्थानीय चुनाव में भाग नहीं लेगा क्योंकि मतदाता सूची में उसमें नाम अंकित नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है। अब एकल मतदाता होगी। फोटो युक्त एकल मतदाता सूची का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक ही मतदाता सूची। ऐसा नहीं कि स्थानीय निकायों के लिए अलग से और लोकसभा के लिए अलग, विधानसभा से अलग, अलग अलग निर्वाचन सूचियां बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके बाद में एक विशेष आर्टिकल आप लोगों को याद रखना है, अनुच्छेद 324A, जिसमें ये आर्टिकल विशेष तौर पे याद रखना, अनुच्छेद 324A, जिसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा जैसे कि लोकसभा और विधानसभा की जो अवधि आरंभ होने की, अपन कार्यकाल को आरंभ होने की तिथि की बात करें तो वो घोषित करेगा। अधिसूचना द्वारा कार्यकाल आरंभ की नियत तिथि, इसको नियत तिथि कहा गया है, नियत तिथि घोषित करेगा। तो अभी क्या था, अभी ऐसी कोई तिथि घोषित करने की आवश्यकता नहीं थी। अभी तक ऐसे था कि प्रथम अधिवेशन से आरंभ हो जाएगा। पहले ऐसे था कि प्रथम अधिवेशन से, अब प्रथम अधिवेशन से नहीं, अधिवेशन अलग अलग हो सकता है। प्रथम अधिवेशन की बजाय अब इसको रिप्लेस कर देंगे, इसको प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। ये प्रथम अधिवेशन की बजाय मैंने कहा कि राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा एक तिथि घोषित करेगा जिसको नियत तिथि कहते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आने वाले समय में। तो आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि मैंने कहा है कि बिना संविधान संशोधन के यह प्रावधान लागू नहीं हो सकते, तो संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि ये सारा माना कि संशोधन लेके आते हैं, तो संशोधन लोकसभा से पारित होगा, संशोधन राज्यसभा से पारित होगा, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि संसद के पश्चात आधे राज्यों की विधानमंडल का अनुमोदन होना चाहिए। ये संसद के वैसे आप लोगों को पता होगा कि संविधान संशोधन कोई भी विशेष बहुमत से पारित होता है। साधारण बहुमत संशोधन से कोई लेना देना है ही नहीं। साधारण बहुमत से कानून निर्माण की प्रक्रिया होती है, तो संशोधन का काम विशेष बहुमत से संसद पारित करेगी। आधे से अधिक नहीं है, आधे राज्यों के विधानमंडल का, आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन होना आवश्यक है। तो आधे राज्यों के विधानमंडल अगर इसको अनुमोदन दे देंगे और राष्ट्रपति चुनाव करेंगे, क्या राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर लेते हैं, तो ये संशोधन पारित हो जाएगा। और इसी के साथ में वन नेशन वन इलेक्शन की प्रोसेस भारत के अंदर लागू हो जाएगी। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि माना कि ये वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाए तो क्या फायदा होगा, क्या आमजन को फायदा होगा, क्या राजनीतिक दलों को फायदा होगा, क्या एक सामान्य प्रशासनिक मशीनरी का जो हिस्सा है उसको फायदा होगा। हम सब लोगों की एक बार बात करते हैं कि इससे क्या हमें फायदे होते हैं। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि भारत के अंदर निर्वाचन की प्रक्रिया एक त्योहार का हिस्सा हो गया है। जैसे त्योहार जीवन में आते हैं वैसे कि वैसे निर्वाचन साल भर चलते रहते हैं। तो ये साल भर चलते हैं, ये ठीक है, या फिर एक ही दिन में दोनों इलेक्शन हो जाए। और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि माना कि ये सब करने में कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ये व्यवस्था लागू करने में या करने के पश्चात की अगर बात करें। तो सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं कि ये व्यवस्था माना कि लागू हो जाए
तो इसके क्या फायदे हैं? फायदे का मतलब सकारात्मक बिंदु को लेके हम लोग बात करेंगे। सकारात्मक बिंदु क्या है इसके? परिणाम की बात कर लेते हैं। सकारात्मक परिणाम, सबसे पहली बात है कि ये तो हर व्यक्ति को आसानी से समझ आने वाली बात है कि इलेक्शन के अंदर हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा चुनावी खर्च होता है। निर्वाचन आयोग ने हालांकि पहले से तय कर रखा है कि निर्वाचन पर जो है सीमित व्यय किया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे कुछ ऐसा खर्च है जो हमें सिर्फ दिखाई देता है, जैसे निर्वाचन के अंदर पुलिस का, प्रशासन का, शिक्षकों का, ये सारी सरकारी मशीनरी का एक तो उपयोग किया जाता है। उसके साथ में कई प्रकार के भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। वो संसाधन सारे संसाधन जैसे हम लोग देखते हैं निर्वाचन की प्रक्रिया में कि एक सुई से लेकर, एक मतलब पिन से लेकर और बड़ी से बड़ी अगर वस्तु की आवश्यकता है, वो सारी सरकार की ओर से खरीदारी की जाती है और एकदम नई चीज आपको मिलेगी। मुझे नहीं लगता है कि एक ब्लेड भी उसमें जो मिलती है, उस ब्लेड का वापिस कहीं उपयोग करते होंगे, नहीं होता है। जब भी हम इलेक्शन में जाते हैं हम लोग देखते हैं कि हर बार नई चीजें नई पैकिंग से मिली है। हालांकि चीजों की क्वालिटी ऐसी होती है कि दूसरी बार उसका उपयोग कर ही नहीं सकते हैं। कुछ भी आप देख ले, चाहे स्केल देख ले, मुझे लगता है कि आधे स्केल ऐसे होते हैं जो बीच में ही टूट जाते हैं। अगर कैंचियां होती हैं तो एक बार यूज लेने में वो मुड़ जाती हैं। उसकी क्वालिटी ऐसी होती है कि दूसरी बार उसका क्या उपयोग किया जाए। लेकिन अपन ये तो वो खर्चा है जो हमें दिखाई देता है। कुछ खर्चे ऐसे भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई तो देते हैं सॉरी, लेकिन हम उसका आकलन ढंग से नहीं कर पाते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि दुनिया भर की चुनावी रैलियां होती हैं। रैलियों में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है और वो कई लोग तो इच्छा से नेताजी को सुनने जाते हैं और कई सुनने नेताजी को नहीं जाते हैं, तो नेताजी द्वारा ले जाए जाते हैं। तो पता नहीं वो ले जाने ले आने का भी चार्ज लेते होंगे और भी कई चार्जेस लगते होंगे। 15 से 20 दिन तो कार्यालय चलते हैं, वो भी हम देखते हैं। तो चुनावी व्यय सबसे बड़ा मुख्य जो इश्यू है, जिस लाइन से हमने इस सेशन को आरंभ किया था कि लोकतंत्र शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली हो सकती है लेकिन किफायती पद्धति नहीं है। अब इसको किफायती कैसे बनाया जाए उसको लेकर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली बात है कि पहला बिंदु यही है कि चुनावी खर्च को कम किया जाए। कम करना। अब चुनावी खर्च अभी 2024 के लोकसभा चुनाव पर किसी की रिपोर्ट में अभी तक व्यय का बारे में अनुमान बताया नहीं गया। मैं आज जब इस टॉपिक पर विश्लेषण थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक रिपोर्ट ने बताया है, जो कोई रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि 2019 के लोकसभा चुनाव पे 60,000 रुपए खर्च किए गए, 60,000 करोड़ रुपए सॉरी। तो अगर देखो इसमें एक मैं आपको आंकड़ा बताता हूं, आप स्वयं आकलन कर लेना कि लोकसभा चुनाव ये बात करें 2019 जिसमें 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। आप लोग देखिए कि 60,000 करोड़ रुपए एक लोकसभा चुनाव पर खर्च हुए। हालांकि ये एस्टिमेटेड है, अनुमानित है, आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो 60,000 करोड़ रुपए एक लोकसभा चुनाव पे हो रहे हैं। विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में कितने खर्चा होता होगा। इस प्रकार से हम देखें तो हजारों में क्या लाखों करोड़ रुपए प्रत्येक 5 वर्ष में हम लोग चुनाव पे खर्च करते हैं। और इसमें अगर मध्यावधि चुनाव हो भी जाए माना तो ये खर्चा और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अब 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो 5 वर्ष में जैसे अपन ये 60,000 करोड़ में अपन चाहते तो इसमें सारे राज्यों की विधानसभा के भी चुनाव हो जाते। हमें ये खर्चा, इससे डबल खर्चा 1 लाख करोड़ रुपए वापिस खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती अगर सारे चुनाव एक दिन ही हो जाते। क्योंकि वही मैंने कहा कि रैलियां होनी है, अब साथ में चुनाव होंगे तो डबल रैली तो हो नहीं सकती है। वही व्यक्तियों का खर्चा होगा, वही मशीनरी का खर्चा होगा, तो सारा खर्चा हम यहां से बचा सकते हैं और इसी खर्चे को कम करके हम विकास कार्य पर यह खर्चा लगा सकते हैं और इससे विकास कार्य को गति दे सकते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई।
कॉमन बात है कि चुनावी खर्च को इसके माध्यम से कम किया जा सकता है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति को किफायती बना सकते हैं इसके माध्यम से, पहली बात। इसके बाद में दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो प्रशासनिक व्यवस्था की अगर हम बात करें, प्रशासनिक व्यवस्था का सदुपयोग हो सकता है इसमें। वैसे क्या होता है कि अगर 5 साल में अगर हम लोग बात करें, कभी उपचुनाव कहाँ हो रहे हैं, कभी किसी और लोकसभा के उपचुनाव, कभी विधानसभा के उपचुनाव, कभी पंचायती राज के उपचुनाव, तो हम लोग देखते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था जो होती है लगभग 5 ही साल इंगेज रहती है चुनाव में। और जैसे ही चुनाव होते हैं तो अधिकारियों की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, सबसे पहली प्राथमिकता वो चुनाव को देते हैं और देनी भी चाहिए। मैंने कहा कि चुनाव को पारदर्शी कराना ही तो लोकतंत्र का सबसे आधारभूत मूल्य है। अगर इसी को प्राप्त नहीं करेंगे तो हम लोकतंत्र के अन्य मूल्यों को प्राप्त किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आप देखेंगे कि चुनाव के दौरान आप लोग अगर किसी कार्यालय में जाएंगे तो आपको वहां कोई नहीं मिलेगा। एक आधा बाबू वगैरह मिलेगा जो कहेंगे कि साहब चुनाव में व्यस्त है, कब आएंगे? तो 15 दिन बाद चुनाव है, फिर काउंटिंग होगी, ऐसे करके महीना भर लग जाएगा। तो इस दौरान अपन देखते हैं कि लोगों को जो प्रशासनिक सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि वो काम निर्वाचन का कार्य करना भी बहुत जरूरी होता है। इसी को कहते हैं मतलब पॉलिसी को पैरालिसिस होना। और ये मैंने कहा कि इलेक्शन के समय एक विशेष समस्या होती है कि पॉलिसी पैरालिसिस से कैसे छुटकारा मिले। इसको कहते हैं पॉलिसी पैरालिसिस। मतलब सरकारी नीतियों को एक जैसे अपन कहते हैं लकवा मार जाता है। लोगों का काम समय पर नहीं होता है, जिन योजनाओं को समय पे क्रियान्वित करना है उसको हम नहीं कर पाते हैं। ये बार बार जब साल में निर्वाचन होता है तब की बड़ी समस्या है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि आचार संहिता का निरंतर होना, ये भी एक निरंतर आचार संहिता से भी छुटकारा मिलता है, निरंतर। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इसके फायदे क्या हुआ। 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो निरंतर आचार संहिता से छुटकारा कैसे मिलेगा कि अभी आप लोग देखिए हर जगह लोग पहले विधानसभा के चुनाव हुए तो लंबे समय तक आचार संहिता रही, फिर लोकसभा के चुनाव हुए तो क्या हुआ कि आचार संहिता फिर वापस लागू रही लंबे समय तक। इसके बाद में हमने देखा कि उपचुनाव हुए तो वापस आचार संहिता लगी रही। और आचार संहिता अगर कहीं लगी रहेगी तो आप समझिए कि विकास कार्य होने की तो बात अलग है, विकास कार्य की कोई घोषणा भी नहीं हो सकती। विकास कार्य की घोषणा का न होना होगा, इसमें न होना। अगर ऐसा हुआ तो, और आचार संहिता नहीं रहे तो विकास के काम आसानी से बढ़ाए जा सकते हैं। अब इस आचार संहिता के हटने से विकास कार्यों को गति मिलती है। तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, विकास को गति मिलेगी, ये एक अच्छी बात है। इसकी और क्या अच्छी बात हो सकती है? देखिए, सबसे पहले हमने बात की कि चुनावी खर्च इससे कम हो जाएगा, प्रशासनिक व्यवस्था का सदुपयोग हो सकता है, पॉलिसी पैरालिसिस से हमें छुटकारा मिल सकता है कि प्रशासनिक तंत्र निरंतर ये मशीनरी जो है किसी चीज इलेक्शन में व्यस्त रहे, ये बात नहीं होगी। तो इससे ये एक अच्छा फायदा हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम दूसरी बात देखें तो राजनीतिक स्थिरता में मिलेगी, राजनीतिक स्थिरता का होना, स्थिरता का होना व जनप्रतिनिधि निरंतर चुनाव में व्यस्त नहीं होंगे, निरंतर चुनाव में आप देखिए आप लोग व्यस्त नहीं होंगे। अभी आपने देखा होगा नहीं होंगे। अभी उपचुनाव थे राजस्थान में, 7 सीटों पर उपचुनाव हुए
तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे भारत भर के बड़े बड़े नेता सारे उस क्षेत्रों में प्रतिदिन रैलियां करके गए। और राजस्थान का तो आप सोचे कि सारे जनप्रतिनिधि जो हैं वरिष्ठ नेता सारे वहीं के वहीं महीने भर से थे। तो ये कहीं न कहीं एक क्षेत्र में चुनावी दौरान में रहे 7 सीटों पर अगर चुनाव में रहे तो कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों का वहां व्यस्त रहना आम जन का नुकसान है। आम जन उनको जनप्रतिनिधि रूप में इसलिए भेजते हैं कि वो उनके लिए कोई काम करे, लेकिन मैंने कहा कि निरंतर चुनाव के कारण वो अपने क्षेत्र में भी नहीं मिल पाते हैं। विकास कार्य को आप छोड़ दे भले, तो ये एक ठीक मामला इससे हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन से राजनीतिक स्थिरता मिलेगी, जनप्रतिनिधि निरंतर चुनाव में व्यस्त नहीं होंगे तो अपने निर्वाचन क्षेत्र में जनता के विकास का काम करेंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक तो मतदान प्रतिशत भी बढ़ सकता है, इससे मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। अब देखिए, आप कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा के चुनाव में जनता ज्यादा रुचि नहीं लेती है, बजाय कि विधानसभा के चुनाव में बहुत रुचि लेती है। कई बार ऐसा होता है कि विधानसभा के चुनाव होते हैं, जस्ट उसके बाद में लोकसभा के चुनाव होते हैं। तो निरंतर चुनाव होने से अभी तो ऐसा हुआ कि विधानसभा के चुनाव, फिर लोकसभा के चुनाव, फिर उपचुनाव। अब एक ही क्षेत्र में 3-4 महीनों के अंदर 3 बार कोई व्यक्ति वोट देने के लिए बूथ तक नहीं ले जाया जा सकता। अगर यही बात एक बार हो कि व्यक्ति को यह मिले कि 5 साल में एक मौका मिलेगा वोट देने का, अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं तो चूका तो फिर 5 साल बाद दूंगा, तो व्यक्ति थोड़ा सा अवेयर होकर उस वोट का प्रयोग करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि निरंतर वोट होने से क्या है कि जनता, मतदाता वोटों में उबाऊपन आ जाता है। ऐसे में मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है, लोग बूथ तक, मैंने कहा कि अपनी रुचि से जाएंगे। इससे एक और फायदा हो सकता है कि जैसे हमारा जो वोट निर्वाचन जो होता है उसमें धर्म का बहुत उपयोग करते हैं हम लोग। एक पॉइंट अपन लिख सकते हैं, निरंतर जो सांप्रदायिकता होती है, सांप्रदायिकता हम कह सकते हैं कि चुनाव में जाति का प्रयोग, धर्म का प्रयोग, ये सारा करने से एक तनाव की जो स्थिति होती है, तनाव स्थिति से मुक्ति मिल सकती है, छुटकारा मिलेगा। क्योंकि नहीं तो हम लोग देखते हैं कि निरंतर जब वोटिंग होती है, मैंने कहा कि मतदान होता ही रहता है, तो ऐसी स्थिति में नेताओं के द्वारा जाति का, धर्म का दुरुपयोग किया जाता है, सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जाता है। अब व्यक्ति जैसे ही तनाव को भूलता है उतने में फिर वोट आ जाते हैं, तो फिर वही जाति के लोग, वही संप्रदाय के लोग, वही धर्म के लोग, फिर आपस में तनाव की स्थिति बनी रहती है। अब एक बार माना कि वोट हो गया तो ये एक मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वोटों के रंग में कुछ दिन उस तरह से चलेगा। जैसे ही वोट पूरे मतदान हो जाएंगे तो वापिस व्यक्ति क्या है कि अपने उसी चलन में आ जाएगा। और निरंतर वोट होंगे तो व्यक्ति के अंदर हमेशा से एक सांप्रदायिकता बनी रहेगी। तो सांप्रदायिकता, जातिवाद, ऐसे जो सामाजिक कुप्रवृत्तियां जो व्यक्ति की होती हैं, ये सारी व्यक्ति से छूट जाती है। तो इसका एक अच्छा ऐसा ये भी प्रॉफिट हो सकता है। दूसरी बात है कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है, खरीद फरोख्त वो नहीं होगी। लगातार वोट होने से क्या खरीद फरोख्त होती है, एक तो खरीद फरोख्त से नहीं होगी, एक दल बदल नहीं होगा। अब क्या होता है कि सांसद लोकसभा के चुनाव में अगर किसी नेता को टिकट नहीं मिलती है तो बगावत कर जाता है और विधानसभा के चुनाव में दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एक ही नेता पहले एक पार्टी से के नारे दे रहा था, कुछ देर बाद दूसरी पार्टी में आ जाता है। तो जब तक नेताओं की स्थिर राजनीतिक विचारधारा नहीं होती है तब तक भी ये कि समस्या का हिस्सा बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में हमें दल बदल जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे लोकतंत्र को दल बदल का सामना कम करना पड़ेगा, नहीं का तो नहीं कह सकते, इससे कम हो जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि विभिन्न प्रकार की कुछ बातें हैं जिससे ठीक स्थिति हो सकती है। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो जाता है
तो हम लोग सोच सकते हैं कि निरंतर चुनाव होने से जो पुलिस प्रशासन सारी मशीनरी जो एंगेज रहती है, ये सुरक्षा व्यवस्था में, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में, फिर कार्य कुशलता में की बात करें तो ये सारा कुछ मशीनरी का जो है थोड़ा सदुपयोग अच्छे से हो जाएगा, उनके पास अच्छे से समय मिल जाएगा। अगर जनप्रतिनिधियों की बात करें तो प्रॉपर समय अपने क्षेत्र में दे सकेंगे। दूसरा हम बात करें कि अगर हमारे जो सत्र आयोजित होते हैं वो भी नियमित रूप से सत्र आयोजित किए जाएंगे। ये सारी बातें जो हैं आचार संहिता निरंतर नहीं होने से विकास कार्यों की घोषणाएं हो सकती है, नए नए कार्यक्रम मिल सकते हैं, विकास कार्यों को तीव्र गति भी दी जा सकती है। तो ये सारी बातें जो हैं इसलिए हम कर रहे हैं कि ये इसके सकारात्मक कुछ परिणाम है। अब हम बात करेंगे कि इसको लागू करने के लिए हमारे समक्ष क्या चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि ये कोई सामान्य बात तो है नहीं कि अधिनियम लाके इसको लागू कर दे। मैंने बताया कि कई प्रकार के आर्टिकलों में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। लगभग आप समझिए कि प्रत्येक आर्टिकल में एक संशोधन करेंगे तभी इसको, मतलब प्रत्येक का मतलब 5 आर्टिकल तो सीधे सीधे हो गए, कुछ नए प्रावधान, कुछ अधिनियम, जैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी संशोधन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ चुनौतियां इसमें आ सकती हैं। जैसे आप लोग देखिए, हम लोग बात करते हैं इसकी चुनौतियों को लेकर। चुनौतियां कुछ आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या हो सकता है। एक तो पहली बात है कि संविधान में विभिन्न अधिनियमों में बड़े संशोधन की आवश्यकता होगी। संविधान व जनप्रतिनिधित्व अधिनियम अधिनियम 1951 में संशोधन करना होगा, और यह संशोधन भी कोई छोटा मोटा संशोधन नहीं, हमें इसमें बड़े संशोधन की आवश्यकता होगी। तो संविधान व जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बड़े संशोधन करके हमें विभिन्न प्रकार के जो हम लोग बात कर रहे हैं ये प्रावधान हमें वापस संविधान में नए सिरे से करना होगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो दूसरी बड़ी समस्या है कि लोकसभा और विधानसभाओं का अभिक्रम जो है वो कैसे निर्धारित करें। लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ क्रमिक रूप से करवाना। अभी तो कई विधानसभाएं हमने आरंभ में बात की कि 2030 में जैसे 29 में कोई चुनाव होंगे, कोई 27 में होने वाली, कोई 26 में होने वाली, इन सभी विधानसभाओं को एक साथ कैसे करवाना है, ये भी एक बड़ी समस्या है। तीसरी बात अगर हम चुनौती की बात करें तो देश में सीमित अपन बात करें कि मशीनरी है, सीमित मशीनरी का होना। जैसे हम लोग बात करें कि हमारे देश में ईवीएम की बात करें या वीवीपैट की बात करें, इनकी संख्या सीमित है। फिर सीमित संख्या के साथ में हम किस प्रकार से इस चुनाव को करवा सकते हैं। अगर सुरक्षा की बात करें, अन्य चीजों की बात करें तो सारे एक दिन में करवाना, इसके लिए हमें बड़े प्रशासनिक तंत्र की भी आवश्यकता होगी। और अगर हम बात करें तो हमें पुलिस प्रशासन की भी बड़े स्तर पर आवश्यकता होगी। मशीनरी की बात करें, भौतिक संसाधनों की बात करें, तो ये हालांकि एक बड़ी चुनौती है। देखो, कोई भी चुनौती हो उस चुनौती का सामना कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं कि असंभव बातें मैं बता रहा हूं। व्यक्ति के जीवन में भी कई प्रकार की चुनौतियां होती हैं, लेकिन हम धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ, संयम के साथ उन चुनौतियों का सामना करते हैं। तो इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है, इनका सभी का समाधान है, वो सरकार अपने तरीके से अपने समाधान ढूंढती है। तो लेकिन हम बता रहे हैं कि क्या चुनौतियां आ सकती हैं। अगली अगर हम बात करें तो एक ये भी है कि सबसे बड़ी समस्या है राजनीतिक दलों में सहमति बनाई जाए। राजनीतिक दलों में सहमति के माध्यम से इसे लागू किया जाए। हालांकि बड़े समर्थन की आवश्यकता होगी, तो सहमति बनाना होगा। इससे क्या होता है कि छोटे दल जो है, क्षेत्रीय दल, वो अपने को ऐसे महसूस कर रहे हैं कि हमें इससे नुकसान हो सकता है। राष्ट्रीय दलों की बात करें, सबसे बड़े दल को इसमें नुकसान नहीं होगा, क्योंकि
एक साथ चुनाव होने से क्या होगा कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन्हीं के आधार पर पूरे देश में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो क्षेत्रीय आधार पे होते हैं। अब क्षेत्रीय आधार पे चुनाव होते हैं तो उसमें क्षेत्रीय पार्टियां डोमिनेट रहती है। तो बड़े जो राष्ट्रीय दल है वो ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए ठीक है, लेकिन क्षेत्रीय दलों ने एक मानसिकता बना दी है कि इससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए क्षेत्रीय दल विशेष तौर पे इसका विरोध कर रहे हैं कि देश के मुद्दे हावी होने से राष्ट्रीय मुद्दों पे बल देके राष्ट्रीय दल अधिक सीटें ले जाएंगे, लोकसभा में भी विधानसभा में। हालांकि इस समस्या का समाधान यही है कि कैसे भी करके सहमति स्थापित की जाए। और सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है संघवाद की। संघवाद का मतलब ये है कि संघवाद वही है, एक तो केंद्र और दूसरा राज्य के आपसी संबंध। अब राज्य के विभिन्न राज्यों के अंदर क्षेत्रीय दल होते हैं जो काम करते हैं, तो राज्यों के दल और संघ केंद्र राष्ट्रीय स्तर के दल। अब इसमें ऐसा नहीं हो कि हमारा जो संघीय ढांचा है, हम कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विकेंद्रीकरण के माध्यम से विभिन्न इकाइयां जो हैं वो स्वायत्ता जिन्हें मिली हुई होती हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि इससे संघवाद का ढांचा प्रभावित हो जाए, एक केंद्र के और दूसरा राज्यों के आपसी संबंध। तो इसके लिए एक बड़ी चुनौती है कि इसको लागू करने के लिए विभिन्न राज्यों से को अधिक से अधिक सहमति बनाने का प्रयास किया जाए। हालांकि इसको किस रूप में लागू किया जाएगा ये बात आने वाले कुछ समय में पता चलेगा, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, कैसे लागू होगा, और दूसरी बात कर रहे हैं कि इसके क्या सकारात्मक बिंदु हो सकते हैं, और अंत में हमने बात की कि इससे क्या चुनौतियां आ सकती है। तो ये सारी बातें हम जो है इसमें कर रहे थे कि अभी 1-2 दिन के अंदर लगभग इसको लोकसभा में पेश कर दिया जाएगा, क्योंकि संसदीय जो कार्य योजना है उसमें प्रस्तुत कर दिया गया है कि अर्जुन राम मेघवाल विधि मंत्री इसे पेश करेंगे। तो आप लोग मेरी सारी कोशिश रही कि इसके सभी एस्पेक्ट्स पे अच्छे से बात करके आपको ये समझाया जाए कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र में एक चुनाव जो लागू होने से क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। फिर कभी इसी चैनल पे मैं विभिन्न राजनीतिक जो अपने समसामयिक मुद्दे होते हैं उसको लेकर फिर आऊँगा। काफ़ी विद्यार्थियों के द्वारा मुझे ये मैसेज किया गया कि सर इस पर आप थोड़ा अच्छे से अपनी राय रख के अच्छे से अगर समझा दें तो आने वाले एग्ज़ाम में या फिर हम कह सकते हैं कि कोई इंटरव्यू वगैरह में हमें भी ठीक लाभ हो सकता है। तो फिर कभी आप लोग अगर चाहें किसी विषय पर तो आप लोग ज़रूर बताएं, और बाकी आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।